हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे हाई स्कूल से जहां सिर्फ ताकतवर लोग ही राज करते हैं और कमजोर बच्चों को कचरे की तरह समझा जाता है। इसी स्कूल में पढ़ता है हमारे ताऊ का लड़का रोकू, जिसकी जिंदगी बस मार, गाली और बेइज्जती से भरी हुई है। पर आगे चलकर यही रोकू ढेर सारी हॉटी हॉटी कुड़ियों के साथ घूमेगा जो उसकी हैंडसम शक्ल पर मर मिटेंगी। लेकिन फिलहाल तो रोज रोकू की सुताई ही होती है। उसके सिर्फ दो दोस्त हैं, एक को वो कर्नल कहता है और दूसरे को चीफ। इन अजीब नामों और नर्डी कपड़ों की वजह से ये दोनों भी हमेशा बुलिंग का आसान निशाना बने रहते हैं। इसी डर से तीनों ज्यादातर समय स्कूल के बाथरूम की स्टॉल में छुपे रहते हैं और वहीं बैठकर उन गुंडों को कोसते रहते हैं जिन्होंने उनकी शांत स्कूल लाइफ को बर्बाद कर रखा है। एक तो कहता है भाई मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ कर गांव चला जाऊं, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। उस दिन रोकू को उसके लेट दादा की तरफ से एक पैकेट मिलता है। पैकेट खोलने पर उसके अंदर एक पुराना स्क्रोल होता है जिसमें जबरदस्त जादुई ताकत बंद होती है। बताया जाता है कि ये स्क्रोल पीढ़ियों से रोकू के परिवार में चला आ रहा है। तीनों दोस्त कल्पना करने लगते हैं कि शायद अब रोकू को सुपर पावर मिल जाएगी, अब मेरा भाई बनेगा फ्लाइंग जैक। और तभी स्क्रोल से एक तेज रोशनी निकलती है और रोकू के माथे पर एक निशान बन जाता है। अगले दिन स्कूल जाते वक्त रोकू का सामना कुछ गुंडों से होता है और मजेदार बात यह है कि असल में वो सब मिडिल स्कूल के बच्चे होते हैं। रोकू उन्हें धमकाने की कोशिश करता है कि दूर रहो वरना मुझे नई ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लेकिन बदले में उसे जबरदस्त पीटा जाता है। तभी उन्हीं में से एक लड़की रोकू को बचाती है और बाकी सबको भगा दे। स्कूल पहुंचने के बाद रोकू को फिर से एन्युमा परेशान करता है और यही लड़का रोज उसे बुली करता है। साले जब तक दिन में एक बार तेरी सुताई ना करूं मेरे हाथों में खुजली होती रहती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि सुबह की जो एन्युमा की गर्लफ्रेंड है उसे कहती है कि आज रोकू को छोड़कर कर्नल और चीफ को परेशान करो। एक और शर्मनाक बुलिंग के बाद तीनों दोस्त वापस बाथरूम में छुप जाते हैं और एन्युमा को कोसने लगते हैं। तभी रोकू बताता है कि आजकल लड़कियां उसके साथ अलग तरह से पेश आ रही हैं। उसे शक होता है कि ये सब स्क्रोल की ताकत की वजह से है। उसी वक्त अचानक सुबह की बाथरूम की स्टॉल पर दस्तक देती है। बिना इस बात की परवाह किए कि वो लड़कों का बाथरूम है, वो रोकू से माफी मांगती है कि उसने पहले उसे बुली किया। लेकिन जब वो रोकू की छोटी सी कटाना देखती है तो शर्मिंदा होकर भाग जाती है। इसके बाद जब तीनों घर लौट रहे होते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि जितनी भी डेलिंक्वेंट लड़कियां रास्ते में मिलती हैं सब रोकू को घूर रही हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि स्क्रोल ने रोकू को बैड गर्ल्स को अट्रैक्ट करने की ताकत दे दी है। अचानक एन्युमा आ जाता है और रोकू को धमकाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड छीनने की कोशिश कर रहा है। रोकू को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एन्युमा बताता है कि सुभाकी ने तो इस छछूंदर रोकू की फोटो फोन के वॉलपेपर पर लगा रखी है। डर के मारे रोकू भागने लगता है और रास्ते में टकरा जाता है एक ब्लॉन्ड बालों वाली डेलिंक्वेंट लड़की से। कुछ ही देर पहले वो लड़की अकेले पूरी गैंग को पीट चुकी होती है। वो अपने खून से सने हाथ रोकू पर रखती है और पहली नजर में उससे प्यार कर बैठती है। अगले दिन स्कूल में रोकू हैरान रह जाता है जब वही ब्लॉन्ड लड़की उसकी क्लास में आकर उसके ठीक बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। वो अपना नाम बताती है आर। पीछे कर्नल को बुली किया जा रहा होता है, लेकिन आर उसे इग्नोर कर देती है। जैसे ही बुली का ध्यान रोकू पर जाता है, आर एक हाथ से डेस्क उठाती है और उस पर टूट पड़ती है। उसकी खौफनाक ताकत देखकर रोकू डर के मारे भाग जाता है। स्कूल के बाद जब रोकू फिर से आर से मिलता है तो पहली बार उसे एहसास होता है कि आर कितनी खूबसूरत है। भाई ये तो पटाखा है। रोकू समझ जाता है कि उसकी ताकत की वजह से ही आर उससे प्यार कर रही है। वो आर से कहता है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे बदला लेने वाले गुंडों से बचाए, लेकिन आर कहती है कि अगर रोकू खुश रहेगा तो वो सारे डेलिंक्वेंट्स को खुद ही काट डालेगा। अगले दिन स्कूल में रोकू खुद को बैड गर्ल्स के पूरे झुंड से घिरा पाता है, लेकिन जैसे ही आर आती है वो सबको डराकर भगा देती है। रोकू उससे वादा करवाता है कि अब वो अच्छी बनकर रहेगी और लड़ाई झगड़े नहीं करेगी। आर खुशी खुशी मान जाती है क्योंकि रोकू को खुश रखना उसके लिए सबसे जरूरी है। उसी दिन बाद में जब रोकू क्लास में वापस आता है तो वो आर को बुरी तरह घायल हालत में देखता है। उसके शरीर पर चोटों के निशान होते हैं और चेहरा सूजा हुआ होता है। रोकू को पता चलता है कि आर पर कुछ डेलिंक्वेंट्स ने हमला किया था जो उससे बदला लेना चाहते थे। हालांकि आर को खुद याद नहीं कि आखिर हमला हुआ क्यों, जबकि सच्चाई ये होती है कि वही लोग थे जिन्हें उसने कल मजे के लिए बेरहमी से पीटा था। रोकू को जबरदस्त गिल्ट महसूस होता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से ही आर को मार पड़ी क्योंकि उसने उससे लड़ाई न करने को कहा था। लेकिन आर मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाती है कि उन गुंडों के वार आर की कटाना से भी कमजोर थे और उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसी पल रोकू को एहसास होता है कि आर जैसी प्यारी लड़की असल में मर्दानगी की जीती जागती मिसाल है। वो ठान लेता है कि अब उसे भी एक मर्द बनना है और अपने बुली का सीधा सामना करना है। रोकू जिम के कपड़े पहनता है और एन्युमा को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। हालांकि उसकी हालत ऐसी होती है जैसे अभी पैंट गीली कर देगा। शायद उसे एक्स्ट्रा अंडरवेयर भी साथ लानी चाहिए थी। डर के बावजूद रोकू पीछे नहीं हटता। एन्युमा का एक जोरदार पंच खाने के बाद भी वो खड़ा रहता है, लेकिन इससे एन्युमा और भड़क जाता है और वो रोकू पर घुंसों की बारिश कर देता है। फिर भी एक भी वार रोकू को जमीन पर नहीं गिरा पाता। दूर खड़े कर्नल और चीफ रोते हुए अपनी बेबसी को कोसते हैं क्योंकि वो चाहकर भी अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहे होते हैं। रोकू के घुटने अब भी जवाब नहीं देते, लेकिन दर्द के बीच उसके दिमाग में सिर्फ आर का चेहरा आता है। वो धीमी आवाज में फुसफुसाता है, आर मुझे बचा लो। और उसी पल आर वहां पहुंचती है और एक ही जबरदस्त पंच में लड़ाई खत्म कर देती है। लड़ाई के बाद रोकू हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो ठीक है, लेकिन घर लौटते वक्त वो लंगड़ा रहा होता है तो उसे खुद पर शर्म आती है। उसे लगता है कि वो कितना कमजोर है कि उसे एक लड़की से भीख मांग
कर बचना पड़ा। वो मन ही मन दुआ करता है कि काश वो एक असली मर्द बन जाए। उधर एन्युमा हॉस्पिटल में होश में आता है और रोकू की हिम्मत से काफी प्रभावित होता है। अगले दिन स्कूल के बाद रोकू को देखकर झटका लगता है जब उसे एन्युमा उसका इंतजार करता दिखता है, और इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब एन्युमा उसे रैमेन खाने चलने को कहता है। बाहर कर्नल और चीफ छुपकर अपने दोस्त पर नजर रखे होते हैं। खाने के दौरान रोकू पूछता है कि एन्युमा ने उसे बुलाया क्यों। एन्युमा बस इतना कहता है, मन किया दोस्त के साथ खाने जाने का। ये सुनकर रोकू पूरी तरह चौंक जाता है। फिर एन्युमा उसे चेतावनी देता है कि स्कूल की सबसे खतरनाक डेलिंक्वेंट ओसाता रोकू से लड़ना चाहती है। डर के बावजूद रोकू समझ जाता है कि समस्याओं से भागने से कुछ हासिल नहीं होता। असली मर्द वही होता है जो अपने डर के सामने डट कर खड़ा हो। उसकी बातों से कर्नल और चीफ भी हिम्मत जुटाते हैं और तय करते हैं कि वो इस नामुमकिन जंग में रोकू के साथ खड़े रहेंगे। यहाँ तक कि एन्युमा भी वादा करता है कि वो उसका साथ देगा। अगले दिन स्कूल में एक छोटी सी लड़की क्लास में घुसती है और रोकू को ढूंढने लगती है। पहले तो रोकू कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि यही लड़की ओसाता है, अमोरी हाई स्कूल की टॉप डॉग। जब रोकू की पावर एक्टिव होती है तो उस पर कोई असर नहीं होता। वो बेपरवाही से कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रोकू उसे समझाने की कोशिश करता है कि लड़ाई की जगह बात करनी चाहिए, लेकिन ओसाता बोर हो जाती है और सीधे उसके मुंह पर मुक्का मार देती है। हैरानी की बात ये होती है कि रोकू को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूज होकर ओसाता अपना पंच कर्नल पर आजमाती है और उसे दीवार में दे मारती है। अब उसे एहसास होता है कि रोकू में कुछ अजीब है, कुछ ऐसा जो उसे चोट पहुंचाने से रोक रहा है। वो बात करने के लिए मान जाती है और रोकू को एक डरावनी सुनसान बिल्डिंग में ले जाती है। अरे भाई, बात करने के लिए ऐसी जगह कौन चुनता है। रोकू को लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो ओसाता के कमरे में होता है जो पूरा क्यूट और पिंक होता है, जैसे किसी डिस्कॉर्ड ई गर्ल ने सजाया हो। ओसाता कबूल करती है कि उसे क्यूट चीजें बहुत पसंद है और वो रोकू को जब चाहे मिलने आने को कहती है। लेकिन जैसे जैसे वो रोकू को देखती है उसकी फीलिंग्स और उलझने लगती है, क्योंकि ऐसा उसे पहली बार महसूस हो रहा होता है। रोकू समझ जाता है कि ये सब उसकी पावर की वजह से है और शायद वो ओसाता का पहला प्यार है। ये सोचते ही रोकू को अपना पहला प्यार याद आता है जो सिर्फ दर्द और टूटे दिल के साथ खत्म हुआ था। रोकू को अचानक अपना बचपन का वो दोस्त याद आता है जो कभी बहुत क्यूट और इनोसेंट हुआ करता था, लेकिन एक बैड बॉय के प्यार में पड़कर डेलिंक्वेंट बन गया था। रोकू नहीं चाहता कि ओसाता के साथ भी वही दिल टूटने वाली कहानी दोहराई जाए जो अक्सर पहले प्यार के साथ आती है। वो ठान लेता है कि बहुत देर होने से पहले इस जादुई स्पेल को किसी तरह खत्म करना होगा। तभी उसे एक बात समझ आती है, अगर उसकी पावर सिर्फ बैड गर्ल्स पर काम करती है तो किसी बैड गर्ल को गुड गर्ल बना देने से ये स्पेल अपने आप टूट जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे त्सुबाकी के साथ हुआ था। पहले वो रोकू के पीछे पागल थी, लेकिन जैसे ही उसने बुलिंग छोड़ दी सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसी नई स्ट्रेटेजी के साथ रोकू ओसाता को दोबारा स्कूल आने के लिए मना लेता है। उसका मकसद होता है एक फन और पीसफुल स्कूल लाइफ बनाकर ओसाता को गुड गर्ल बनाना। किस्मत से ओसाता 2 बार सेम क्लास रिपीट कर चुकी होती है, इसलिए वो उसी क्लास में आ जाती है जिसमें रोकू पढ़ता है। हालांकि क्लास में ओसाता ज्यादातर डूडल्स बनाती रहती है और जो भी उसकी कॉपी में झांकने की कोशिश करता है उसे जान से मारने की धमकी देती है। उधर रोकू अपना प्लान चालू कर देता है। वो सजेशन देता है कि अगला क्लास प्रोजेक्ट प्लांट्स और फ्लावर्स उगाने का होना चाहिए। शुरू में कोई भी डेलिंक्वेंट स्टूडेंट इस आइडिया में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, लेकिन जैसे ही ओसाता खड़ी होकर सब पर चिल्लाती है सबके दिमाग अचानक बदल जाते हैं। एक्टिविटी शुरू होते ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाती। वो देखती है कि जो डेलिंक्वेंट्स कल तक लड़ते थे आज गार्डनिंग एंजॉय कर रहे हैं और बड़े ध्यान से नोट्स बना रहे हैं। दिन पर दिन सभी डेलिंक्वेंट्स, यहाँ तक कि एनुमा भी फूलों की ग्रोथ देखने में मजा लेने लगती है और एक दूसरे से नोट्स कंपेयर करके हेल्प करने लगते हैं। दूसरी तरफ कुराकाता, जो ओसाता का दोस्त है, उसे फिर से डेलिंक्वेंट रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि दोनों मिलकर एक खतरनाक गैंग ओनिशिमा गैंग में शामिल हों, लेकिन ओसाता को अब इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। उसका पूरा ध्यान सिर्फ फ्लावर्स की ग्रोथ रिपोर्ट पूरी करने पर होता है। लेकिन उसी दिन स्कूल के बाद ओसाता जब फूल देखने आती है तो वो देखती है कि सारे प्लांट्स बर्बाद कर दिए गए हैं। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से में वो फिर से अपने पुराने रूप में लौट आती है और जिन स्टूडेंट्स को वो जिम्मेदार समझती है उन्हें बेरहमी से पीट देती है। उसे पता ही नहीं होता कि ये सब चुपचाप कुराकाता ने किया था। कुछ देर बाद रोकू वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओसाता फिर से बैड गर्ल बन चुकी होती है और जैसे ही ऐसा होता है उसकी फीलिंग्स रोकू के लिए और भी ज्यादा तेज हो जाती है। वो रोकू से अपने प्यार का इजहार करती है। ये सुनकर रोकू का दिल टूट जाता है क्योंकि वो उसे खुद से प्यार करने से रोक नहीं पाया। ओसाता कहती है कि अब उसके लिए नॉर्मल जिंदगी जीना मुमकिन नहीं है और वो कुराकाता के साथ चली जाती है। दोनों ओनिशिमा गैंग की मीटिंग में पहुंचते हैं। गैंग के लोग हैरान होते हैं कि इतनी छोटी लड़की यहाँ क्या कर रही है। तभी कुराकाता ओसाता को खुला छोड़ देता है और ओसाता गुंडों पर टूट पड़ती है। कुराकाता पीछे बैठकर उसकी मॉन्स्ट्रस ताकत का तमाशा देखता रहता है। उधर आर रोकू के पास आती है और उसे दिलासा देती है। रोकू भी टूट चुका होता है कि एक अच्छी लड़की इतनी जल्दी फिर से बुरी कैसे बन गई, लेकिन वो हार मानने से इनकार कर देता है। वो आर से गिड़गिड़ाकर कहता है कि ओसाता को बचाने में उसकी मदद करे। वेयरहाउस में ओनिशिमा गैंग कुराकाता और ओसाता को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए तैयार होती है, लेकिन ओसाता के मन में अब भी थोड़ा सा डाउट होता है और उसी पल रोकू वहां पहुंच जाता है। वो जोर जोर से फ्लावर ग्रोथ की रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर देता है डे 1
मन से। आर हर उस गुंडे को आसानी से रोक देती है जो रोकू को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन जब आर बाकी गुंडों में फंस जाती है, कुराकाता मौका पाकर रोकू पर हमला कर देता है। एक के बाद एक पंच पड़ते हैं, लेकिन रोकू पीछे नहीं हटता। वो मार खाते हुए भी अपनी रिपोर्ट पढ़ता रहता है, यहाँ तक कि जब ओसाता उससे भाग जाने की गुहार लगाती है तब भी रोकू नहीं रुकता। अब तो कुराकाता भी रोकू की जिद और हिम्मत से इम्प्रेस हो जाता है। बाहर बारिश धीरे धीरे रुक जाती है। रोकू चलते चलते ओसाता के सामने पहुंचता है, अब भी रिपोर्ट बोलते हुए। वो कहता है, हालांकि फूल पूरी तरह खिलने से पहले ही नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन असली सवाल ये है कि इतने सारे वाइल्ड डेलिंक्वेंट्स के बीच में वो जिंदा कैसे रह पाए। और ठीक उन्हीं फूलों की तरह ओसाता, तुम भी डेलिंक्वेंट्स के इस समुद्र में खिल सकती हो, क्योंकि ये बात रोकू दिल से जानता है। रोकू जानता है कि ओसाता अंदर से एक अच्छी इंसान है, लेकिन तभी ओनिशिमा गैंग के गुंडे और ज्यादा रीइंफोर्समेंट्स लेकर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त एनुमा, कर्नल और चीफ वेयरहाउस के पीछे वाले रास्ते से सबको भागने में मदद करते हैं। ओसाता कुराकाता से भी साथ चलने को कहती है, लेकिन वो रुकने का फैसला करता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका होता है कि ओसाता सच में अच्छी है और उस डेलिंक्वेंट जिंदगी के लिए बनी ही नहीं है जिसे उसने खुद चुन लिया है। इस तरह रोकू अपने दोस्तों के साथ भाग निकलता है और कुराकाता अकेले ओनिशिमा गैंग को रोकने के लिए खड़ा रह जाता है। कुछ समय बाद रोकू का स्कूटर लाइसेंस बन जाता है। एनुमा दोस्ती के सबूत के तौर पर रोकू को अपना पुराना स्कूटर देने का फैसला करता है। पहले रोकू मना कर देता है, क्योंकि वो स्कूटर बहुत ज्यादा फ्लैशी और पूरा डेलिंक्वेंट टाइप का होता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि ये एनुमा का दोस्ती बढ़ाने का तरीका है तो उसे बुरा लगता है और वो मजबूरी में स्कूटर ले लेता है। उसी दिन बाद में रोकू आराम से स्कूटर चला रहा होता है, तभी अचानक एक फीमेल मोटरसाइकिल कॉप उसका पीछा करने लगती है। वो गलती से रोकू को डेलिंक्वेंट समझ लेती है। वो चिल्लाते हुए उसकी बाइक पर डंडे से मारने लगती है और कहती है कि वो सारे डेलिंक्वेंट्स को खत्म कर देगी। तभी रोकू की पावर एक्टिवेट होती है और अचानक कॉप को रोकू एक प्रिंस चार्मिंग जैसा दिखने लगता है। इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर रोकू वहां से भाग निकलता है, लेकिन भागते वक्त उसका वॉलेट गिर जाता है। अगले दिन आमी, जो पास के गर्ल्स स्कूल की एक समझदार लड़की होती है, रोकू का गिरा हुआ वॉलेट लौटाने आती है, लेकिन जैसे ही वो रोकू का सीधा साधा चेहरा देखती है, वो अनजाने में उसे प्रिंस चार्मिंग समझने लगती है। हालांकि उसके दिल में अब भी यही होता है कि रोकू एक बेरहम डेलिंक्वेंट है और वो डेलिंक्वेंट से दिल से नफरत करती है। तभी एनुमा वहां पहुंचता है रोकू का रिवैम्प्ड स्कूटर लेकर, जो पहले से भी ज्यादा डेलिंक्वेंट दिखता है। ये देखते ही आमी रोने लगती है और रोकू को डांटने लगती है कि वो इतनी रेबल बाइक क्यों चलाता है। गुस्से में वो बोल देती है, तुम मेरी राइड बनोगे, फिर तुरंत सुधारती है, मतलब तुम मेरे साथ राइड करोगे। इतना कहकर वो चली जाती है और कुछ देर बाद अपनी बाइक लेकर वापस आती है। वो जबरदस्ती रोकू को अपने साथ बैठा लेती है। रोकू इसलिए मान जाता है क्योंकि उसे किसी लड़की को रुलाने का गिल्ट होता है, लेकिन निकलने से ठीक पहले उन्हें एहसास होता है कि बाइक आगे बढ़ ही नहीं रही, क्योंकि आर उसे एक हाथ से पकड़े खड़ी होती है। रोकू उसे समझाता है कि वो ठीक रहेगा, तभी आर हाथ छोड़ती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में रोकू को पछताना पड़ता है, क्योंकि आमी पागलों की तरह बाइक चलाने लगती है। तभी रोकू को समझ आता है कि आमी साफ तौर पर एक बैड गर्ल है और उसकी पावर का असर उस पर भी हो चुका है। घर लौटते वक्त रोकू अनजाने में ब्लू से टकरा जाता है, जो ओनिशिमा गैंग के 5 लीडर्स में से एक है। ब्लू उससे पूछता है कि क्या वो किसी ऐसी पागल लड़की को जानता है जो कॉप बनकर बाइकर गैंग्स पर हमला करती फिरती है। रोकू तुरंत समझ जाता है कि वो आमी की बात कर रहा है, लेकिन वो ब्लू से झूठ बोल देता है कि उसने उसे कभी नहीं देखा। अंदर ही अंदर रोकू सदमे में होता है कि डेलिंक्वेंट से नफरत करने वाली आमी इतनी खतरनाक हरकतें कर सकती है। फिर भी रोकू फैसला करता है कि वो आमी की मदद करेगा। वो रात में अपने दोस्तों को बुलाकर एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी मीटिंग करता है, लेकिन जब एनुमा ओनिशिमा गैंग की खतरनाक ताकत के बारे में बताता है तो रोकू के अंदर कुछ बदल जाता है। वो पहली बार पूरी हिम्मत के साथ मर्दानगी पर भाषण देता है। वो कहता है कि अब वो और कमजोर नहीं रहना चाहता और अपने दोस्तों के लिए कुछ न कर पाने से थक चुका है। इससे कर्नल और चीफ हिम्मत जुटा लेते हैं, लेकिन एनुमा पर इसका खास असर नहीं पड़ता। फिर भी तीनों स्कूटर लेकर निकल पड़ते हैं ताकि आमी को ओनिशिमा गैंग से पहले ढूंढ सके। उधर आमी रात के टोक्यो की सड़कों पर गुस्से से भरी आंखों के साथ दौड़ रही होती है। उसे याद आता है कि कभी एक पुलिस ऑफिसर ने उसकी जान बचाई थी और वही उसकी इंस्पिरेशन बना था। वो कॉप उसके लिए प्रिंस चार्मिंग जैसा था, लेकिन ब्लू की वजह से वो प्रिंस चार्मिंग एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गया और फिर कभी बाइक नहीं चला पाया। उसी दिन आमी ने कसम खाई थी कि वो सारे बाइकर गैंग्स को खत्म करेगी और ब्लू से बदला लेगी। और उसी रात जब आमी आखिरकार ब्लू से टकराती है तो बदले की आग उसकी आंखों को अंधा कर देती है। ब्लू चालाकी से उसे एक जाल में फंसा लेता है, जहां आमी सीधे एक पूरी बाइकर गैंग के सामने जा खड़ी होती है। किस्मत से कुछ ही पलों बाद रोकू और उसके दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और उसके साथ खड़े होकर लड़ाई में उसका साथ देते हैं। सब मिलकर ब्लू को काबू में करने की कोशिश करते हैं। इसके जवाब में ब्लू उन्हें एक अजीब सा चैलेंज देता है, टैग का खेल, लेकिन एक खतरनाक ट्विस्ट के साथ। रोकू को ब्लू की बाइक को पकड़े रहना है, जान हथेली पर रखकर, और उसके टीममेट्स को ब्लू तक पहुंचकर उसे टैग करना है इससे पहले कि रोकू गिर जाए। ये लगभग नामुमकिन लगता है क्योंकि ब्लू बेहद तेज और लापरवाही से बाइक चला रहा होता है। जितना वो मौत के करीब जाता है उतना ही उसे मजा आता है। फिर भी आमी ब्लू के पीछे पीछे लगी रहती है, जबकि रोकू के बाकी दोस्त ब्लू की गैंग को स्लो करने में लगे होते हैं ताकि वो आमी के रास्ते में ना आए। लेकिन जैसे जैसे बाइकर गैंग और करीब आती जाती है, एनुमा समझ जाता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो अपने प्यारे स्कूटर को
अलविदा कहता है और छलांग लगाकर दूसरे बाइकर्स को उसी में टकरा जाता है। इस वीर कुर्बानी से थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, लेकिन जब और बाइकर्स आने लगते हैं तो एनुमा और चीफ वहीं रुककर लड़ने का फैसला करते हैं ताकि आमी और रोकू को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। अचानक एक मॉन्स्टर जैसी राइडर चॉपर पर सवार होकर आती है और बाइकर्स को ऐसे उड़ा देती है जैसे वो चींटियां हो। वो आगे बढ़कर रोकू को बचाने ही वाली होती है, लेकिन एनुमा और चीफ उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि रोकू को ये जीत अपनी ताकत से हासिल करनी है, वो हर बार आर पर निर्भर नहीं रह सकता। हैरानी की बात यह है कि आर उनकी बात मान लेती है। वो सड़क के बीच घुटनों पर बैठ जाती है और रोकू का इंतजार करती है। वो कहती है कि उसे रोकू पर पूरा भरोसा है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। उधर आमी ब्लू का पीछा करती रहती है और उसकी पागलों जैसी स्पीड के बावजूद उससे पीछे नहीं हटती। जब ब्लू आमी की आंखों में वो शैतानी जुनून देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो भी मौत से नहीं डरती। उसे लगता है कि मौत खुद उन दोनों का पीछा कर रही है। तभी आमी बताती है कि ब्लू को रोकने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि मरने के लिए भी, क्योंकि ब्लू को उस कॉप की कीमत चुकानी है जिसे वो दिल से मानती थी। अचानक ब्लू को याद आता है कि वो आमी से पहले भी मिल चुका है। उसे याद आता है कि असल में वो कॉप और वो काफी अच्छे टर्म्स में थे। वो कॉप ब्लू की आजादी और थ्रिल को समझता था और उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन एक दिन ब्लू बहुत तेज रफ्तार में ऊबड़ खाबड़ सड़क पर दौड़ पड़ा और आमी से टकराने ही वाला था। तभी उस कॉप ने अपनी बाइक कुर्बान करके ब्लू और आमी दोनों की जान बचाई। हालांकि वो कॉप बच गया, लेकिन फिर कभी बाइक नहीं चला पाया। ब्लू की सोच तभी टूटती है जब वो एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता है। वो पागलों की तरह और तेज एक्सेलरेट करता है। जब उसे लगता है कि उसकी बाइक पर रोकू का वजन नहीं रहा तो वो मान लेता है कि उसने रोकू को गिरा दिया और रेस जीत ली। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि आमी ने आखिरकार रोकू को टैग कर लिया है। इस तरह जीत रोकू की टीम की होती है। उस रात जब रोकू और उसके दोस्त सुरक्षित लौटकर जश्न मना रहे होते हैं, ब्लू ऐलान करता है कि वो अपनी गैंग की लीडरशिप आमी को दे रहा है, क्योंकि उसका वादा था कि जो भी उसे रेस में हराएगा वही नया लीडर बनेगा। जाने से पहले आमी ब्लू से एक छोटी सी गुजारिश करती है। अगले दिन आमी ब्लू को साथ लेकर उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाती है जिसे वो एक्सीडेंट के बाद से नहीं देख पाई थी। ऑफिसर उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वो पीछे से ब्लू को गले लगाता है और मुस्कुराकर पूछता है, अब भी मुसीबत में पड़ता रहता है क्या? ये सुनते ही ब्लू फूट फूट कर रो पड़ता है और अपने पुराने गुनाहों के लिए दिल से माफी मांगता है। कुछ समय बाद दो अनजान लड़कियां रोकू के स्कूल आती हैं। उन्हें अफवाह सुनने को मिली होती है कि यहाँ कोई बैड बॉय है जो इतना हैंडसम है कि लड़कियां पहली नजर में उससे प्यार कर बैठती हैं। लेकिन तभी रोकू को बैड गर्ल्स का पूरा झुंड घेर लेता है जो उसकी बाइक पर बैठने के लिए आपस में लड़ने लगती हैं। उनके पीछे पीछे पागल आमी आती है जो खुद को रोकू की पर्सनल ड्राइवर बताती है और उसके साथ उसकी और भी ज्यादा पागल मॉन्स्टर वाइफू आर होती है। ये सब देखकर वो दोनों अनजान लड़कियां डर के मारे भाग खड़ी होती हैं। अगले वीकेंड रोकू सबको अपने घर बुलाता है जहां वो साथ बैठकर गेम्स खेलते हैं और एक दूसरे को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही रोकू कमरे से बाहर जाकर स्नैक्स लेने जाता है, हवा एकदम अजीब सी हो जाती है। रोकू के जाते ही आर की डरावनी ऑरा तुरंत वापस आ जाती है। पूरा माहौल भारी और खौफनाक सा हो जाता है। हालांकि बेहद निडर ओसाता पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो बिल्कुल कैजुअली आर से बात शुरू करने की कोशिश करती है। आर हर बार सिर्फ एक शब्द में जवाब देती है। इसी बीच गैंग को ये पता चल जाता है कि आर को मीट बहुत पसंद है और मीठी चीजों से उसे नफरत है। लेकिन जैसे ही रोकू पुडिंग लेकर लौटता है, आर खुशी से उछल पड़ती है और बोलती है, पुडिंग मेरी फेवरेट है। बाकी सब जानते हैं कि ये बस एक साफ झूठ है, सिर्फ रोकू को खुश करने के लिए। अगले दिन स्कूल के बाद रोकू और पूरी गैंग को क्लासरूम साफ करने का काम मिलता है। रोकू और कर्नल एक साथ काम कर रहे होते हैं जबकि आर को ओसाता के साथ लगाया जाता है। ये बात आर को काफी परेशान करती है। फिर भी दोनों सरप्राइजिंगली काफी अच्छे से घुल मिल जाती हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि दोनों ही बराबर की बेवकूफ होती हैं। दोनों लड़कियां नंगे हाथों से फ्लोर की टाइल्स उखाड़ने लगती हैं ताकि नीचे की गंदगी साफ कर सके। जब उन्हें दिखता है कि सीलिंग भी गंदी है तो वो सोचती हैं कि क्यों ना रोकू और कर्नल की तरह टीम वर्क किया जाए। लेकिन ओसाता थोड़ी ज्यादा ही छोटी होती है, इसलिए ये प्लान काम नहीं करता। तो वो आर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से आर का सिर सीधे सीलिंग के आर पार चला जाता है। दिन के आखिर में आर अपना सॉफ्ट साइड दिखाती है और थकी हारी ओसाता को अपनी गोद में सुला लेती है। इधर रोकू की पॉपुलैरिटी स्कूल और गैंग्स में काफी बढ़ चुकी होती है। ओनिशिमा गैंग के कई मेंबर्स को हराने के बाद उसका नाम फैल चुका होता है। एनुमा उसे चेतावनी देता है कि ओनिशिमा गैंग के लीडर जरूर बदला लेने आएंगे। खास तौर पर वो डीओवाई से सावधान रहने को कहता है। डीओवाई कभी ओनिशिमा गैंग का सबसे नीचे का मेंबर हुआ करता था, लेकिन जब गैंग एक ही रात में तबाह हो गई तो डीओवाई ने नींव से सब कुछ दोबारा खड़ा किया। उसकी मेहनत की वजह से वो जल्दी ही ओनिशिमा गैंग का सबसे बेहतरीन लीडर बन गया। उसी समय ओनिशिमा गैंग के 4 बचे हुए लीडर्स अमोरी हाई स्कूल पहुंचते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि डीओवाई कहता है कि रोकू जैसे बेकार से रंट में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका असली निशाना होता है वो मॉन्स्टर जिसे आर कहा जाता है। अगले दिन ओनिशिमा गैंग के ट्रेन्ड मेंबर्स ट्रांसफर लेकर अमोरी हाई स्कूल में आ जाते हैं और सीधे रोकू की क्लास में नए स्टूडेंट्स बन जाते हैं। ये देखकर रोकू और उसके दोस्त पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि डीओवाई बदला लेने आया है। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। डीओवाई कहता है कि रोकू ने जो कुछ हासिल किया है उसे देखकर पूरी ओनिशिमा गैंग उससे बहुत प्रभावित हो गई है, इतनी कि उन्होंने फैसला किया कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे ताकि एक शांत और नॉर्मल
नॉर्मल स्कूल लाइफ जी सके। रोको को शुरू में इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे ही ओसाता डोई से हाथ मिलाकर उसे एक्सेप्ट करने का इशारा करती है, उसी पल रोकू भी आगे बढ़ता है और वही करता है। हालांकि डोई का असली मकसद कुछ और ही होता है। आर की मौजूदगी उसे इतना डर से भर देती है कि वो अंदर से कांप जाता है। वो डर के मारे भागने का मन बना लेता है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उसके पास भागने की कोई जगह नहीं बचती। इसी बीच रेनो एक चौंकाने वाला राज बताती है। वो कबूल करती है कि वो असल में एक लड़की है जो लड़के के कपड़े पहनती है, जबकि उसका ट्विन ब्रदर कजीनो लड़की बनकर घूमता है, लेकिन असल में वो काफी वायलेंट टाइप का लड़का है। जब रोकू पूछता है कि वो इतना सेंसिटिव सीक्रेट उसे क्यों बता रही है, तो रेनो शर्माते हुए कहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन रोकू, तुम्हें देखकर मेरा दिल अजीब तरह से धड़कने लगता है। ये कहते ही डोई पूरी तरह एम्बैरेस होकर वहां से भाग जाता है। उसी समय डोई आर से बात करने की कोशिश करता है ताकि उसकी कोई वीकनेस ढूंढ सके, लेकिन आर का चेहरा पूरी तरह स्टोन जैसा होता है। उसकी भावनाएं पूरी तरह बंद रहती हैं और डोई उस तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन जैसे ही रोकू क्लास में वापस आता है, आर का चेहरा अचानक खिल उठता है। ये देखकर डोई समझ जाता है कि आर की कमजोरी की चाबी सिर्फ रोकू है। अगले दिन स्कूल फेस्टिवल की तैयारी के दौरान रोकू कार्डबोर्ड ढूंढने बाहर जाता है। तभी अचानक वो खुद को बैड गर्ल्स के एक झुंड से घिरा पाता है। ये सारी लड़कियां रोकू की पावर्स के असर में होती है, लेकिन जब रोकू गर्ल गैंग की लीडर ओडो हेमे से बात करता है तो उसे एक बड़ा सच पता चलता है। असल में गर्ल गैंग की लड़कियां काफी फ्रेंडली और लॉ फॉलोइंग लोग होती हैं। वो ज्यादातर समय शांत टी पार्टीज करती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि 2 साल पहले आर भी उनकी गैंग का हिस्सा थी। जब ओनिशिमा गैंग ने गर्ल गैंग की मेंबर्स पर हमला किया था तो आर ने अकेले ही पूरी ओनिशिमा गैंग को तबाह कर दिया था। उस रात डोई बेबस खड़ा सब कुछ देखता रह गया था। उस खून खराबे वाली रात के बाद ओडो हेमे ने आर को फिर कभी नहीं देखा। जब रोकू स्कूल वापस लौटता है तो डोई सबको बताता है कि गर्ल गैंग ने अमोरी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पर हमला किया है। यहाँ तक कि रेनो को भी पीटा गया है। रोकू को इस बात पर जरा भी यकीन नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ओडो हेमे और उसकी गैंग अच्छे लोग हैं, लेकिन इसी वजह से पूरा स्कूल रोकू के खिलाफ हो जाता है। उसे ट्रेटर कहा जाने लगता है और यही डोई का असली प्लान था। खुशकिस्मती से एनुमा अब भी रोकू के साथ खड़ा होता है। वो साफ कहता है, मुझे डोई पर भरोसा नहीं है, लेकिन रोकू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूंगा, यहाँ तक कि बाथरूम तक। काफी अजीब तरीके से दोनों मिलकर डोई की असली चाल समझने की कोशिश करते हैं। उधर कर्नल और चीफ खुद पता लगाने निकलते हैं कि रोकू सही है या नहीं। वो पूरे दिन रैंडम डेलिंक्वेंट लड़कियों का पीछा करते हैं, जो कि बिल्कुल क्रीपी नहीं है अगर साइंस के लिए किया जाए तो। इस गहरी रिसर्च से उन्हें सच्चाई पता चलती है। असल में रेनो और कजीनो ही गर्ल गैंग के भेष में स्टूडेंट्स पर हमला कर रहे थे। उसी समय डोई आर से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है, अगर तुम रोकू को बचाना चाहती हो और चाहती हो कि स्कूल उसे नफरत ना करे, तो तुम्हें गर्ल गैंग को खत्म करना होगा और ओनिशिमा गैंग में शामिल होना होगा। शुरुआत में ये बात आर को गुस्से से भर देती है। वो डोई को धमकाती है, अगर रोकू को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन डोई एक आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, अगर तुम सच में रोकू से प्यार करती हो तो तुम्हें उससे दूर जाना होगा, क्योंकि उसकी सारी मुसीबतों की जड़ तुम खुद हो। ये बात आर की इमोशनल दीवार को तोड़ देती है और आखिरकार वो डोई के साथ जाने के लिए मान जाती है। जब लड़कों को सारी सच्चाई समझ आती है तो वो जान जाते हैं कि डोई का असली मकसद रोकू को आर से अलग करना था। सब भागते हुए क्लासरूम की तरफ जाते हैं आर को बचाने के लिए, लेकिन वो देर कर देते हैं। खिड़की के बाहर से डोई चिल्लाता है, सब खत्म हो चुका है रोकू, मैं जीत चुका। अगर अब भी तुम आर को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नर्क और निराशा की सबसे गहरी खाई में घसीट लूंगा। अगले दिन जब रोकू और उसके दोस्त स्कूल आते हैं तो डोई ऐलान करता है, अगर तुम सच में आर को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सबसे ताकतवर मेंबर्स को हराकर रूफ टॉप तक पहुंचना होगा और इस रास्ते में तुम्हें बेशुमार दुख और दर्द से रेंग कर गुजरना पड़ेगा। एक पल भी सोचे बिना रोकू बोल उठता है, मैं आर को खुश करने के लिए कुछ भी करूंगा। बाकी लोग इसे शादी का प्रपोजल समझ लेते हैं और रोकू की किस्मत खराब होती है, क्योंकि रूफ टॉप तक पहुंचना कहने जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। हर रास्ता अनगिनत स्टूडेंट्स और ओनिशिमा गैंग के मेंबर्स से रुका हुआ था, लेकिन तभी अचानक आमी अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचती है। पूरी गैंग इस पागल लड़की से चिपक जाती है और आमी बिना डरे भीड़ के बीच से बाइक दौड़ाती हुई सीधे स्कूल के अंदर घुस जाती है। लेकिन तभी उसका रास्ता रोक लेता है होंडो, ओनिशिमा गैंग का सबसे ताकतवर मेंबर। सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं। वो अपनी ताकत दिखाते हुए बिना किसी मेहनत के आमी की बाइक को वहीं रोक देता है। तभी ओसाता कूद कर सामने आती है और दिन बचाने पहुंच जाती है। वो होंडो के ऊपर चढ़ जाती है, उसके चारों तरफ लिपट जाती है ताकि उसका ध्यान भटका सके और बाकी लोग आगे निकल सके। उधर दूसरी तरफ ओडो हेमे को स्कूल की रूफ टॉप पर लाया जाता है, जहां डोई की योजना के तहत उसे आर से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। डोई चाहता है कि आर ओनिशिमा गैंग की एक कोल्ड ब्लडेड किलिंग मशीन बन जाए। इधर ओसाता और होंडो की लड़ाई तेज होती जाती है। लड़ते लड़ते होंडो अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि डोई से मिलने से पहले लोग उसे
बेवकूफ कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी, उसकी बेहिसाब ताकत। लेकिन जब वो डोई से मिला और ओनिशिमा गैंग में शामिल हुआ तो लोग उसे इज्जत देने लगे, उसके दोस्त बने और कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था। ओसाता कहती है कि वो समझती है वो कैसा महसूस करता है, क्योंकि वो भी पहले ऐसी ही थी। लेकिन नए दोस्त बनाने के बाद उसने जाना कि डिलिंक्वेंट बनकर रहना किसी काम का नहीं है। वो कसम खाती है कि वो होंडो को दिखाएगी कि असली ताकत अंदर से आती है। तभी होंडो ओसाता को पकड़कर दीवार पर फेंक देता है, लेकिन ओसाता तुरंत उठती है और पूरी रफ्तार से दौड़कर होंडो के चेहरे पर सीधा मुक्का मारती है। आखिर में ओसाता तय करती है कि अब बात असली ताकत की परीक्षा से हो। वो होंडो को कहती है कि वो पूरी ताकत से ओसाता के पेट पर मुक्का मारे। होंडो ऐसा करता है, लेकिन इतना जोरदार वार भी ओसाता का संतुलन नहीं तोड़ पाता। तभी ओसाता जवाबी हमला करती है। एक ही मुक्के में होंडो जमीन पर गिर जाता है, हारा हुआ। ओसाता उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरती है और कहती है, जिंदगी में सिर्फ ताकत ही सब कुछ नहीं होती और तुम भी सिर्फ एक ब्रूट से कहीं ज्यादा हो। उधर लड़कों का रास्ता रोक लेता है अकाई, ओनिशिमा गैंग का नंबर 2, याशिया और डोई के बाद सबसे खतरनाक। एनुमा सोचता है कि वो अकेले ही अकाई से निपट लेगा, लेकिन अगले ही पल उसे बुरी तरह पीटा जाता है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब कर्नल और चीफ भी बुरी तरह मार खाते हैं। अकाई चीफ की एक उंगली तक तोड़ देता है। फिर वो रोकू से कहता है, डोई ने मुझे सख्त हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें चोट न पहुंचाऊं, वरना आर नाराज हो जाएगी, इसलिए अब मैं तुम्हें सजा दूंगा। तुम्हारे दोस्तों को पीट पीट कर और उनकी उंगलियां एक एक करके तोड़ूंगा। वो रोकू को याद दिलाता है कि ये नर्क उसने खुद चुना है, जब उसने डोगे की चेतावनी को नजरअंदाज किया और फिर भी वो आर को बचाने पर अड़ा रहा। रोकू पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तभी एनुमा को अपना अतीत याद आता है। उसकी भी कभी अपनी गैंग थी जिसे वो दोस्त समझता था, लेकिन आखिर में सब ने उसे धोखा दिया और अकाई की गैंग में चले गए। लेकिन जब वो रोकू और उसके दोस्तों से मिला जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, तब उसे समझ आया असली दोस्त वाकई होते हैं और उनके लिए लड़ना बिल्कुल सही है। तभी अचानक चीफ कहीं से अकाई के चेहरे पर मुक्का मार देता है। चीफ और कर्नल दोनों कहते हैं, हम कायर हो सकते हैं, लेकिन अपने दोस्त को छोड़कर पीछे हटने का हमारा कोई इरादा नहीं है, चाहे कितनी भी उंगलियां क्यों न टूट जाए। तभी एनुमा फिर से खड़ा होता है। वो लड़कों से कहता है, तुम लोग आगे जाओ, अकाई को मैं संभाल लूंगा। जब लड़के आगे बढ़ते हैं, एनुमा पर गुस्से में पागल अकाई लगातार वार करता है, लेकिन आखिरकार एनुमा को वो मौका मिल जाता है जिसका वो इंतजार कर रहा था। वो अपनी बची खुची पूरी ताकत एक आखिरी मुक्के में डाल देता है और अकाई हार जाता है। लेकिन लड़कों की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। उनके सामने आता है अमानो, जो असल में कजीनो और रेनो का एक और ट्विन ब्रदर है। उसी वक्त कजीनो पीछे से आकर उनका रास्ता बंद कर देता है। इसी बीच पता चलता है कि रेनो को कहीं बांध कर रखा गया है, क्योंकि उसने डोई की योजना मानने से इनकार कर दिया था। वो रोकू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। जब अमानो रोकू को बताता है कि उसने रेनो को धोखा देने की सजा में बुरी तरह पीटा है, तब रोकू को असली सच्चाई समझ आती है। रेनो असल में एक अच्छी लड़की है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ओसाता को अमानो ने जबरदस्ती गैंग में धकेल दिया था। ये सुनते ही रोकू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अमानो पर चिल्लाता है कि वो कितना घटिया भाई है जिसने अपनी ही बहन को इतना दर्द दिया, लेकिन अमानो इसे तारीफ समझ लेता है। वो मुस्कुराते हुए कजीनो को हुक्म देता है कि वो रोकू को संभाले, जबकि वो खुद कर्नल और चीफ से निपटेगा। अचानक कजीनो रोकू को पकड़ता है और उसके गाल पर एक किस कर देता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि अमानो भी। लेकिन असल में कजीनो कोई और नहीं, रियो होती है, जो कजीनो की मदद से आजाद होकर भेष बदलकर रोकू की मदद करने आई थी। वो रोकू का शुक्रिया अदा करती है कि उसने हमेशा उसका साथ दिया। फिर वो कर्नल और चीफ के साथ पीछे रुक जाती है ताकि अमानो से लड़ सके, और रोकू अकेला आगे बढ़ता है स्कूल की रूफटॉप की तरफ। लेकिन रास्ते में रोकू एक ऐसा हॉलवे देखता है जो हारे हुए स्टूडेंट से भरा होता है। तभी अचानक उसे अंधेरे कमरे में खींच लिया जाता है। वहाँ होती है याशिया, जो डीओआई के बाद ओनिशिमा गैंग की सबसे ताकतवर मेंबर है। याशिया बताती है कि उसे रोकू जैसे स्ट्रॉन्ग मर्द बहुत पसंद है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग लोगों को टूटते हुए देखना अच्छा लगता है। बिना वक्त गवाए याशिया रोकू को बुरी तरह पीटना शुरू कर देती है। फिर उसे ठीक भी करती है, क्योंकि वो अपने प्यार को कंट्रोल नहीं कर पाती, और फिर दोबारा उसे पीटना शुरू कर देती है। लेकिन जब रोकू बेवकूफों की तरह हाथ पैर चलाने लगता है, तो वो देखता है कि याशिया अचानक पीछे हटने लगती है। तभी रोकू को समझ आता है, क्योंकि याशिया सिर्फ स्ट्रॉन्ग मर्दों से प्यार करती है, उसकी पावर्स उसे रोकू को असल से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रही हैं। इसका फायदा उठाकर रोकू याशिया को डराने की कोशिश करता है। अचानक याशिया फिसल जाती है और खिड़की से गिरने वाली होती है, लेकिन आखिरी पल में रोकू उसे बचा लेता है। याशिया को लगता है कि रोकू इतना ताकतवर है कि उसने अपने दुश्मन को भी बचा लिया। उसका प्यार और बढ़ता चला जाता है। रोकू उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने लगता है। आखिरकार उसका प्यार उस पर हावी हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। याशिया को हराने के बाद रोकू आखिरकार रूफटॉप पर पहुंचता है। वो ठीक वक्त पर पहुंचता है और आर को ओडो हाइमे पर आखिरी वार करने से रोक देता है। लेकिन जब रोकू आर से लड़ाई रोकने को कहता है, तो वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है। वो मना कर देती है। आर को लगता है कि रोकू बहुत अच्छा इंसान है, जबकि वो खुद एक हिंसक किलिंग मशीन है जो अंदर से सड़ चुकी है। वो कहती है कि उसे सिर्फ लड़ते हुए ही खुशी मिलती है, और
इसी वजह से वो कहती है कि अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। उसके हिसाब से वो बचाई नहीं जा सकती, लेकिन रोकू के आंसू अनजाने में आर के चेहरे पर गिर जाते हैं। रोकू समझता है कि उसकी पावर्स की वजह से जितनी ज्यादा बैड आर बनेगी उतना ही ज्यादा वो उससे प्यार करेगी और ये प्यार आखिरकार आर को ही दर्द देगा। फिर भी रोकू के दिल में उसे पता है कि आर के अंदर अभी भी अच्छाई बची है और वो चाहता है कि आर खुद भी इसे देख पाए। आर इससे सहमत नहीं होती। वो कहती है कि उसे रोकू के अलावा किसी से फर्क नहीं पड़ता, न किसी से न किसी चीज से। रोकू के दोस्तों के साथ समय बिताने से भी कुछ नहीं बदला। वो खड़ी होती है और डीओआई के साथ चली जाती है। रोकू उसे हर हाल में वापस लाना चाहता है। रोकू डीओआई को रोकता है और उसे लड़ाई की चुनौती देता है। वो कहता है कि अगर रोकू जीता तो आर उसके साथ रहेगी। आर की मंजूरी मिलने के बाद डीओआई मान जाता है। डीओआई आसानी से रोकू के सारे हमलों से बचता है और उल्टा जबरदस्त वार करता है। सब कुछ हार जैसा लगने लगता है। तभी रोकू के दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। जब रोकू उन्हें पीछे हटने को कहता है तो वो बताते हैं, हम ही तुम्हारी ताकत है, जैसे तुम हमेशा हमारी ताकत रहे हो। तुम ही हमारी वजह हो कि हम कभी हार नहीं मानते। इसके बाद पूरा ग्रुप डीओआई से भिड़ जाता है। डीओआई उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकलता है। वो सबको आसानी से गिरा देता है, लेकिन चाहे वो कितनी बार भी गिरे, सब फिर से उठते हैं और लड़ते रहते हैं। ये देखकर डीओआई घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी हिम्मत और जज्बा आ कहां से रहा है। उसे अपना अतीत याद आता है, कैसे वो हमेशा बुली होता था। इसलिए उसने ओनिशिमा गैंग ज्वाइन की ताकि ताकतवर लोगों के बीच रहकर कभी कमजोर न पड़े। लेकिन जब पूरा गैंग आर की ताकत से एक रात में खत्म हो गया तो डीओआई को आर से पहली नजर में प्यार हो गया, क्योंकि उसे लगा जब तक आर उसके साथ है उसे कोई कभी दर्द नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन जब डीओआई देखता है कि रोकू बार बार गिरने के बाद भी अपने साथियों को फिर से खड़ा कर देता है तो उसे धीरे धीरे एक बात समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि रोकू की असली ताकत सिर्फ उसकी बेहिसाब हिम्मत नहीं है, बल्कि वो उसके वो काबिलियत है जो दूसरों के अंदर भी हिम्मत जगा देती है। और जैसे जैसे डीओआई रोकू की इस असली ताकत से डरने लगता है, आर अचानक आगे बढ़कर उसके और बाकी सबके बीच खड़ी हो जाती है। वो रोकू से कहती है कि वो सच में अंदर से पूरी तरह सड़ चुकी है। उसे किसी की परवाह नहीं सिवाय रोकू के। वो ये भी मान लेती है कि उसे रोकू के किसी दोस्त का नाम तक याद नहीं है, लेकिन फिर भी भले ही उसे खुद में कोई अच्छाई नजर न आती हो, उसे लगता है कि रोकू के साथ रहकर वो अच्छी इंसान बन सकती है और वो वादा करती है कि वो हमेशा रोकू के साथ रहेगी। लड़ाई के कुछ दिन बाद रहीनो और कजीनो अपने असली रूप में स्कूल आने लगते हैं और डीओआई ओनिशिमा गैंग को एक बार फिर से दोबारा खड़ा करना शुरू कर देता है। लड़ाई के अगले ही दिन स्कूल फेस्टिवल पूरी तरह नॉर्मल तरीके से होता है। रोकू और उसकी क्लास एक प्ले परफॉर्म करते हैं। दुर्भाग्य से आर सारी लाइंस भूल जाती है, लेकिन तभी वो एक ऐसी बात कह देती है जो सबको हैरान कर देती है। वो अपने सारे नए दोस्तों के नाम एक एक करके लेती है और सबका दिल से धन्यवाद करती है कि उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। और इसी के साथ आज का ये एनिमे यहीं खत्म होता है। देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और उन सभी लोगों को खास तौर पर शुक्रिया जो इस चैनल को हमेशा सपोर्ट करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं।